आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई, कुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय, माननीय बीजवक्ता प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, उपाध्यक्ष हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी जी, माननीय निदेशक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, संस्थान के सचिव श्री मेहरचंद नेगी तथा उपस्थित सभी सम्मानित विद्वज्जन, अध्यापक गण, अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मुझे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की ओर से पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं पर केंद्रित इस आयोजन में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है और हम आशा करते हैं कि आगामी सत्रों में हमें इस विषय पर बहुमूल्य विचार और अंतर्दृष्टियां प्राप्त होगी। भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार किसी भी मंगल कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है, जो ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। उपनिषदों में प्रार्थना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसी शुभ भावना के साथ मैं आदरपूर्वक मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करें। मैं प्रोफेसर उमा निधि चतुर्वेदी मैडम को भी आमंत्रित करता हूँ कि वे भी आए। प्रदीप जी, धन्यवाद माननीय अतिथिगण। दीप की इस ज्योति के साथ हमारे आयोजन का विधिवत शुभारंभ हो चुका है और यह संपूर्ण सभागार इस पावन प्रकाश से आलोकित हो चुका है। आइए इस आलोक को हृदय में संजोकर कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अब समय है सम्मान का। इस हेतु मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय कुलपति श्री शांतनु कुमार स्वाई जी का पारंपरिक हिमाचली शॉल और टोपी भेंट कर सम्मान करें। आ गया मैं फोटोग्राफर साथ में। सिक्किम को हिमाचली टोपी है, अच्छे से अब मैं संस्थान के सचिव श्री मेहरचंद नेगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे और निदेशक महोदय संयुक्त रूप से कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी को सम्मानित करें। अब समय है पूर्वोत्तर की ओर से संस्थान को सम्मानित करने का। तो इस हेतु मैं संगोष्ठी के संयोजक श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी जी को सिक्किम का ये पारंपरिक अंग वस्त्र है खदा, इसे भेंट करके सम्मानित करें। से अनुरोध करूंगा प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी को सम्मानित करें खदा वस्त्र भेंट करके। आप प्रोफेसर अग्निहोत्री जी को भी सम्मानित करें। तथा सचिव श्री मेहरचंद नेगी जी को भी सम्मानित करें। धन्यवाद माननीय अतिथिगण। अब मैं संगोष्ठी के विषय प्रवर्तन हेतु हमारे संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर त्रिपाठी इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सूत्रधार हैं और पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में इस विषय का परिचय प्रस्तुत करेंगे।
कृपया डॉक्टर त्रिपाठी आप पोडियम पर आकर अपने उद्गार व्यक्त करें और हमें इस महत्वपूर्ण विषय की रूपरेखा से परिचित कराएं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के तत्वाधान में आयोजित पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि संगोष्ठी का संयोजक होने के नाते जो भी हमारे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका एक औपचारिक तौर पर स्वागत इस मंच के माध्यम से करना चाहूँगा। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ही यह संगोष्ठी संभव हो पाई है। सर, आपके प्रति धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोत्साहन के लिए सिक्किम से पधारे, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव और गरिमा की बात है। सर, आपके प्रति भी आभार और स्वागत। इस क्रम में संगोष्ठी में बीज वक्ता के रूप में उपस्थित हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संगोष्ठी के विषय चयन में सर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस संस्थान के सचिव श्री मेहर चंद नेगी जी, पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर राजू कुमार मिश्रा जी, यहाँ की चिकित्सिका मैडम मीनू मैडम, मैं आप तीनों लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस संगोष्ठी में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से पधारी प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी मैडम का भी मैं संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमारे साथ होंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी। मैं उनको आज ही सम्मानित और स्वागत इस मंच के माध्यम से करना चाहूँगा। हमें बहुत ही प्रसन्नता और हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं। और यह जरूरी है कि कम से कम जो इस सभागार में लोग उपस्थित हैं उनका एक परिचय, संक्षिप्त परिचय और स्वागत के क्रम में ही हमारा उनसे एक परिचय होना जरूरी है। इस क्रम में त्रिपुरा विश्वविद्यालय से पधारी हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया मैडम का भी मैं स्वागत करता हूं। मणिपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से पधारी प्रोफेसर ई विजय लक्ष्मी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। अरुणाचल प्रदेश से हमारे 3 विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रोफेसर जोराम यालाम नवाम जी, और यहाँ पर अध्येता के रूप में रहे डॉक्टर अभिषेक कुमार यादव जी, डॉक्टर तारो सिंधिक जी, मैं आप तीनों लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिक्किम प्रांत से पधारी इतिहास विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बीनू पंत मैडम और प्रोफेसर भाषा एवं साहित्य संकाय की अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर रोजी चामलिंग मैडम, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे ऑनलाइन पटल से जुड़ेंगे सिक्किम के कई महत्वपूर्ण विद्वान, जिसमें प्रोफेसर प्रदीप के शर्मा जी, डॉक्टर गोरखनाथ तिवारी जी, डॉक्टर मंजू राणा जी, डॉक्टर बुद्ध बहादुर लामा जी, डॉक्टर चुकी भूटिया जी, मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ इस पटल के माध्यम से। और डॉक्टर उपमा शर्मा जी उपस्थित हैं सिक्किम से, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। असम राज्य से हमारे बीच 2 विद्वान मौजूद हैं, एक ऑनलाइन जुड़ेंगे और 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पधारी प्रोफेसर रीता मणि वैश्य मैडम का मैं स्वागत करता हूँ। कल्पना पाठक जी का मैं स्वागत करता हूँ। और ऑनलाइन माध्यम से जय कौशल जी जुड़ेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेघालय से पधारी डॉक्टर खिलमेका मारवानियांग जी का मैं स्वागत करता हूँ। और 26 तारीख को हमारे बीच होंगे, मेघालय से ही जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। नागालैंड से पधारी मैडम डॉक्टर लीडिया जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मिजोरम राज्य से 2 विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे, कल उपस्थित हो जाएंगे, वो डॉक्टर अमिश वर्मा जी और डॉक्टर ललचुआन ओमा जी, मैं आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों से बहुत सारे विद्वान यहाँ से जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे भी। कलिम्पोंग से शोभा लिंबू जी, हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर प्रीति सिंह जी, डीयू से डॉक्टर ललित कुमार जी और डॉक्टर अयूब खान साहब, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा
संस्थान के सभी सम्मानित अध्येतागण, विशेष रूप से आदरणीय प्रोफेसर विजयन पांडे जी जो इस संगोष्ठी में सहभागी होंगे, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सह अध्येतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी सम्मानित सह अध्येतागणों का भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे विशेष आग्रह पर पधारे सिक्किम से संबद्ध प्रोफेसर एस चंदेल साहब और प्रोफेसर शांति स्वरूप शर्मा जी, मैं आप दोनों लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस संगोष्ठी की गतिविधियों को क्रियान्वित करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उनका नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे आदरणीय श्री हेमराज जी जो इस कार्यक्रम की धुरी हैं, विजयन पांडे सर के शब्दों में कहूँ तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो स्वागत की इस कड़ी में मैं आज का जो विषय है उस पर अपनी बहुत ही संक्षेप में बातचीत रखना चाहूँगा कि आखिर इस विषय को क्यों लिया गया। तो सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं 3 वर्षों के लिए इस संस्थान से एसोसिएट के रूप में संबद्ध हूं और जब पिछली बार नवंबर माह में मैं यहाँ पर अपने स्पेल को पूरा करने के लिए आया था तो उस समय 27 लोग थे और 27 लोगों में मैं इकलौता नॉर्थ ईस्ट से था। तो मुझे ये लगा कि जब नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं वही लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, यह जरूरी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में और लोग बातें क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर रहने के बाद और यहाँ का जो अकादमिक संस्थान की जो अपनी गुणवत्ता है, जो एक महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में अगर पूर्वोत्तर भारत को लेकर के कोई संगोष्ठी आयोजित की जाती है तो निश्चित रूप से हमारी बात बहुत दूर तक और वैश्विक स्तर पर जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय को चुना है और मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि 75 वर्षों बाद भी आज़ादी के आज भी कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है कि हम पूर्वोत्तर भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं या कम जानने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सी वजह है। हम देखते हैं कि आज भी लोगों के मन में पूर्वोत्तर भारत को लेकर के उसकी समझ और स्वीकार्यता लगभग नहीं के बराबर है। अगर वो है भी तो वो तस्वीर बहुत साफ नहीं है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। मैंने जब नवंबर माह में अपनी प्रस्तुति दी थी तो उसमें एक सवाल उठाया था कि आखिर जो पूर्वोत्तर भारत से इतर जो समाज है वह पूर्वोत्तर भारत को कैसे देखता है, कहाँ से देखता है, कैसे समझता है, उनको पूर्वोत्तर भारत में के बारे में सूचनाएं कहाँ से मिलती है। जब मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं खंगालता हूँ या आप लोग भी खंगालेंगे तो आपको यही चीजें नजर आएंगी कि मीडिया से मिलती हैं। मीडिया में पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में ज्यादातर नकारात्मक खबरें हैं, या तो वो अलगाववाद के संदर्भ में है, या तो हिंसा के संदर्भ में है, या सांप्रदायिकता के संदर्भ में। मित्रों, दरअसल पूर्वोत्तर भारत की यह असल तस्वीर नहीं है। वहां पर अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 200 के करीब या उससे भी अधिक जनजातीय समाज वहां पर है, आदिवासी समाज वहां पर है और सभी जनजातीय समाज की अपनी स्वतंत्र भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है, धर्म है और उनका अपना दर्शन है, उनकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता है। इस दृश्य से पूर्वोत्तर भारत को नए ढंग से देखने और समझने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुक्तिबोध के शब्दों में मैं कहूँ तो इस संगोष्ठी के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान को जानने की कोशिश रहेगी। यही इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत के बारे में जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं, अगर आप देखें तो ज्यादा अप्रामाणिक तथ्य आपको दिखेंगे, या जो उसके स्रोत हैं वो अप्रामाणिक हैं, वो तथ्यात्मक नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए यह जरूरत है, इस संगोष्ठी के माध्यम से हम यह कोशिश करेंगे। मैंने इस संगोष्ठी में इस बात का बेहद ख्याल रखा है कि पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानीय लोग हैं, जिनका वास्तविक रूप से वहां से जुड़ा हुआ काम है, उन विद्वानों को इस संगोष्ठी में शामिल किया जाए। क्योंकि जिसका काम है, जो उस समाज और समुदाय से जुड़े हैं, वह जितने तार्किक और बेबाक ढंग से अपनी बात इस पटल के माध्यम से कहेंगे, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। आप यह देखिए कि मैंने कई बार, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में लोग यात्रा के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, 3 दिन की यात्रा के बाद किताब लिख देते हैं। मुझे 8 साल रहते हुए हो गया, हमें अभी पूरी तरीके से चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि वहाँ इतनी सांस्कृतिक विविधता है, इतनी भाषाएं हैं
इतनी उनकी अस्मिताई पहचान है कि उसको समझना 2 4 10 20 वर्षों का काम नहीं है। आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर कोई 3 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए जा रहा है और आकर के उस पर पुस्तक लिख दे रहा है तो कितना प्रामाणिक और तर्कसंगत होगा। तो हमने ये कोशिश की है एक छोटी सी कविता कि पूर्वोत्तर भारत की समझ को लेकर के और स्वीकार्यता को लेकर के हमारी बहुत ही गहरी चिंता है, और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्वोत्तर की ज्ञान परंपरा को केंद्र में रखते हुए इस संगोष्ठी के विषय का चयन किया। मुझे पढ़ने के क्रम में एक धनंजय मलिक बहुत ही युवा कवि है, वो पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में एक छोटी सी कविता का हिस्सा मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो निश्चित रूप से आपको भी समझ में आएगी कि उस कविता के माध्यम से क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है। कविता का शीर्षक है नॉर्थ ईस्ट के प्रवेश द्वार से। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों से आकर रेलगाड़ियां जब घुसती हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर, मैं देखता हूं प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसमें दिल्ली होती है, कोलकाता होता है, मुंबई, चेन्नई और भोपाल होते हैं। जब वो लौटती हैं गाड़ियों में कहीं नहीं होता है गुवाहाटी, शिलोंग, दीमापुर, ईटानगर। जो जैसे आता है वैसे लौटता है बिना कुछ स्वीकार किए। तो ये कविता मुझे लगता है कि जो भी बात मैं अब तक कहने की कोशिश कर रहा था इसको अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की बहुत सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है। वहाँ के जो लोक पर्व हैं, रीति रिवाज हैं, धर्म दर्शन और मान्यताएं हैं, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। जब आज पूरे वैश्विक स्तर पर और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि अगर पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण हिस्से को हम नजरअंदाज करेंगे तो वह पाठ निश्चित रूप से अधूरा होगा। इसलिए भी इस संगोष्ठी की मुझे जरूरत महसूस हुई कि जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा हो तो उसमें पूर्वोत्तर का अध्याय जरूर शामिल हो। इस दृष्टि से भी यह संगोष्ठी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर का जो या कहीं का भी जो जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, वो नेचर वर्शिप है। आज जो बात हम डिस्कोर्स के माध्यम से, विमर्शों के माध्यम से कहने और समझने की कोशिश कर रहे हैं वो जनजातीय समाज में पहले से है। वो नदियों को अपना आराध्य मानते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं। जो हम पर्यावरण विमर्श के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आदिवासी समाज में वह चेतना, वह जागरूकता बहुत पहले से है। इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। कई और भी संदर्भ में मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि भाषाई रूप से अपने आप में पूर्वोत्तर भारत समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, धर्म और दर्शन के संदर्भ में बहुत ही समृद्ध है, इस दृष्टि से कई सारी चुनौतियां भी वहां पर है भाषा को लेकर, लिपियों को लेकर। उन सब बिंदुओं पर भी हम अपनी संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत से जुड़े जो भारतीय ज्ञान परंपरा या पारंपरिक ज्ञान के जो सूत्र हैं उस पर हम मंथन करेंगे। हमें विश्वास है कि यह संगोष्ठी सफल होगी। धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपके द्वारा दिए गए स्वागत और विषय प्रवर्तन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से पूर्वोत्तर भारत की ज्ञान परंपरा की पृष्ठभूमि को हमारे सम्मुख रखा, जिससे कि इस संगोष्ठी की दिशा और महत्व स्पष्ट हुआ। अब हम संगोष्ठी के बीच वक्तव्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच इस विषय पर बीच वक्ता के रूप में प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी जो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के माननीय उपाध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। आपके आपके विद्वतापूर्ण विचारों से और समृद्ध व्यक्तित्व हैं। मैं सादर प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आकर अपना बीज वक्तव्य प्रस्तुत करें। संस्थान के निदेशक श्री चतुर्वेदी जी, सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शांतनु कुमार जी और यहाँ के सचिव श्री नेगी जी, हेमराज जी, जैसे प्रदीप ने बताया कि भाई रूहे रवां जो है वो हेमराज जी ही होते हैं।
और इस गोष्ठी का आयोजन करने में जिनकी भूमिका है, जो इसके एक प्रकार से सूत्रधार हैं, प्रदीप त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो मैं चतुर्वेदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि भाई वो संस्थान में निदेशक होकर आए हैं। कई लोग होते हैं जो पद पर आते हैं लेकिन उनके भीतर ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जब पद पर आता है तो करने के लिए भी कुछ नहीं होता है, सामान्य प्रशासन चलता है। कई लोग होते हैं जिनके भीतर बहुत कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता है, जिसको मैं साधारण भाषा में कहता हूँ कि गैस बनती रहती है। वो आदमी को तंग करती रहती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ। उस आदमी को यदि अवसर ना मिले तो फिर धुएं की तरह दुखता रहता है, और यदि अवसर मिल जाए तो उसको भी शांति मिलती है, और जो पद उसको मिला होता है उसकी गरिमा भी बढ़ती है। चतुर्वेदी जी ऐसे ही प्राणी हैं जिनके भीतर बहुत उमड़ता घुमड़ता है, और इस संस्थान में कार्य करने की बहुत सी दिशाएं हैं। मुझे लगता है उनके नेतृत्व में ये संस्थान उन सभी दिशाओं में अग्रसर होकर काम करेगा। दूसरी एक बात जो मैं समझिए बधाई देना चाहूंगा संस्थान को। ये जो उच्च शिक्षा, जब इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी जो इसका हिंदी में नाम बनता है, इसमें भारतीय भाषाओं का प्रवेश बहुत लंबे अरसे तक वर्जित रहा था। पुराने लोग जानते हैं कि जहाँ हिंदी में बात करना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता था, और पंजाबी में बोलना तो फिर ये समझा जाता था कि मामला बिल्कुल ही गड़बड़ है। लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों से, जब पांडे जी, शायद गोविंद चंद्र पांडे जी जब जहाँ निदेशक बनकर आए थे, तब उन्होंने एक दो दरवाजे खोले थे भारतीय भाषाओं के लिए। तो जो महल बहुत देर बाद खुला हो भारतीय भाषाओं के लिए, तो फिर वो जाते हुए भी सकुचाती हैं कि भाई पता नहीं किस मोहल्ले में जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन अब काफी देर से इस संस्थान में भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश ही नहीं हो गया है, एक प्रकार से अधिकार भी हो गया है। तो मैं संस्थान को भी बधाई देना चाहता हूं। और तीसरी बात जो मुझे लगता है अपनी बात शुरू करने से पहले, पूर्वोत्तर भारत पर बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं। दो प्रकार के लोग चर्चाएं करते हैं। एक तो जिनका पूर्वोत्तर भारत से ताल्लुक कुछ नहीं होता, या फिर गुवाहाटी में बैठकर चर्चाएं होती हैं, शिमला में बैठकर। और वैसे चर्चा तो शिमला में बैठकर हो ही सकती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग आकर शिमला में बैठकर चर्चा करें, ये शायद पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के विद्वान जहां एकत्रित हुए हैं और अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने बारे में इसलिए कह रहा हूं भाई, हर समाज अपने आप को जितना अच्छी तरह समझता है दूसरा समाज नहीं उसको समझ सकता। जब व्यक्ति अपने बारे में चर्चा खुद करता है तो वो सच्चाई के नजदीक होता है। जब कोई दूसरा उसके समाज के बारे में चर्चा करता है और उसी को यदि प्रमाण मान लिया जाए, उस प्रमाण के आधार पर आगे चर्चा बढ़ाई जाए, तो गड़बड़ हो जाती है। दुर्भाग्य ये रहा है कि ये पूर्वोत्तर भारत की बात नहीं, टोटल हिंदुस्तान की बात है। हमारे जहाँ जो इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, जितने विषय हैं, इनका सबका जो समझ समझायत है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वालों ने तय की हुई है। उन्होंने हमें आकर बताया कि पंजाब के लोग कैसे होते हैं, पंजाबी कैसे सोचते हैं, पंजाब का लिटरेचर क्या है। और इसी प्रकार उन्होंने जाकर पूर्वोत्तर भारत वालों को बताया नागालैंड का कल्चर क्या है, नागालैंड के लोग कैसा सोचते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो लगभग उन्होंने उड़ीसा वालों को बताया, शांतनु जी ओडिया भाषी हैं, उन्होंने देश के हर हिस्से को ये बताया कि आप लोग कौन हो। और दुर्भाग्य से हमने उसी राह को पकड़ लिया, और 2025 तक उसी राह पर चलकर हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, यदि रास्ता उनका बनाया हुआ है उस पर जितना मर्जी दाएं बाएं चलते रहें, पहुंचेंगे वहीं के वहीं। इसलिए अपने आप को खुद पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ये पिछले कुछ अरसे से शुरू हुआ है, और उसको भारतीय ज्ञान परंपरा कहिए या शब्द जो मर्जी प्रयोग कीजिए। मैं एक उदाहरण के लिए बात करना चाहूंगा। नागालैंड के बारे में जब भी बात होती है इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में, शुरू जहां से होता है कि वो हेड हंटर्स हैं। हेड हंटर्स है कि गर्दन उड़ा देते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ, जब दो सेनाएं लड़ती हैं या दो ग्रुप लड़ते हैं,
आजकल तो चलिए भाई, लड़ने के लिए ड्रोन ही है तो हेड की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जिन दिनों तलवारों से लड़ाई होती थी, तीरों से लड़ाई होती थी, मैं मान लीजिए एक ग्रुप में मैं हूं, एक ग्रुप में दूसरा है, हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो गर्दन ही काटेंगे और क्या काटेंगे। तो वो गर्दन काटते हैं तो वो हेड हंटर है, और हेड हंटर नेगेटिव ढंग से बताया जाता है। और यूरोप के लोग जब लड़ते हैं और वो एक दूसरे की गर्दन काटते हैं, उसको शौर्य कहा जाता है। तो ये जो व्याख्या है और शब्दों के प्रयोग हैं, इन प्रयोगों ने बहुत गड़बड़ की है। एक और उदाहरण के लिए, अभी प्रदीप ने बात की प्रकृति पूजा की, नेचर की जो वर्शिप करते हैं, तो जब भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात होती है, किसी से बात कीजिए, भाई साहब नॉर्थ ईस्ट वाले लोग तो थोड़े हमसे अलग हैं। मैंने कहा आपसे अलग कैसे हैं? वो प्रकृति की पूजा करते हैं। मुझे हिंदुस्तान में कोई समाज दिखाओ जो प्रकृति की पूजा ना करता हो। यानी पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, और सूर्य की पूजा तो शायद मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई कोना है ही नहीं जिसमें सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। और पेड़ों की जितनी पूजा सारे देश में की जाती है, इधर नॉर्थ इंडिया में पीपल के इर्द गिर्द चक्कर काटते काटते लोग बूढ़े हो जाते हैं कि पीपल की पूजा कर रहे हैं। आंवले के पेड़ के नीचे किसी को बिठाकर भोजन करवाना है जो पवित्र माना जाता था। आजकल मानते कि नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जब मैं छठी सातवीं में पढ़ता था, एक दिन आता था, मुझे ध्यान में नहीं, तो गांव के लोग ब्राह्मण की तलाश करते रहते थे कि आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन करवाना है। फिर आंवले के पेड़ हर गांव में दो चार होते थे, तो आंवले के पेड़ की पूजा, बट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, नीम की पूजा, कोई ऐसा दरख्त है जिसकी पूजा ना होती हो? फिर कहते जी प्रकृति पूजक हैं। तो प्रकृति पूजक सारा हिंदुस्तानी है। अंग्रेजों ने एक समाज को दूसरे समाज से तोड़ने के लिए, अलग आइडेंटिटी देने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। एक और उदाहरण से मैं थोड़ी बात स्पष्ट करनी चाहूंगा जी। अरुणाचल प्रदेश से दो टीचर आए हुए हैं। एक परशुराम कुंड आता है, लोहित के किनारे शायद आता है। अब परशुराम कुंड में लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए भी जाते हैं। अब ये परशुराम कुंड परशुराम से जुड़ा हुआ है, तभी उसका नाम परशुराम कुंड है। और परशुराम कहाँ के रहने वाले थे? परशुराम हिमाचल प्रदेश के थे। परशुराम की जो माँ थी उसका नाम रेणुका था, और हिमाचल प्रदेश में तो रेणुका नाम का शहर है, वहां हर साल रेणुका के नाम पर मेला लगता है। तो रेणुका जहां का परशुराम। और केरल के बारे में क्या कहा जाता है? केरल को तो कहते परशुराम की धरती कहते हैं, कि जब परशुराम ने अपने माँ की हत्या कर दी तो उसके बाद वो कुल्हाड़ा उसके हाथ से चिपक गया, और फिर वो कैसे हाथ से छूटे कैसे, तो फिर किसी ने बताया इधर जाओ उधर जाओ। फिर उसने अरुणाचल प्रदेश तक गया, अरुणाचल प्रदेश में जाकर लोहित नदी में स्नान करने लगा तो कुल्हाड़ा छूट गया, पवित्र जगह थी। और एक कथा आती है कि वो जब उधर केरल साइड में गया, केरल तो समुद्र था, उसने अपना कुल्हाड़ा जितनी दूर फेंका वो सब समुद्र सूख गया, पानी निकला है, इसलिए केरल जो है परशुराम की धरती है। तो ये सारे देश को जोड़ने की जो कथा है, मुझे नहीं लगता कि अरुणाचल प्रदेश वालों को रेणुका के बारे में पता होगा, और केरल वालों को जो पता होगा कि मामला हिमाचल प्रदेश का है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं भाई, कि हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है वो कुछ इस प्रकार का है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, नजदीक ना। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? एक टीचर के नाते मैं कई बार सोचता हूं कि देखिए, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए ना, तो वो हिंदुस्तान को समझने की उन्होंने ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन पकड़ में नहीं आया। जैसे वो होता कि हाथी को देखने के लिए चार अंधे चले गए, किसी के हाथ में टांग आ गई, किसी के हाथ में पूंछ आ गई, किसी के हाथ में कान आ गया, किसी के हाथ में सूंड आ गई। और उसके बाद वो हाथी को छोड़कर जब आए तो आपस में डिस्कशन करने लगे कि हाथी कैसा है। ठीक है कि भाई कमाल है, हाथी तो जैसे पेड़ का तना होता है। जिसके हाथ में सूंड आई थी वो कहे तू बेवकूफ है, तो किसको देख कर आया है? हाथी तो जैसे वो मुड़ी हुई चीज होती है इस प्रकार का है। तीसरा कहते तो दोनों ही बेवकूफ, पता नहीं कहाँ घूमते रहे, किसको देख कर आ गए। वो तो बालों का गुच्छा है जिसने पूंछ पकड़ी थी। तो किसी भले मानस ने कहा कि चारों जो कह रहे हो, चारों को मिलाकर हाथी बनता है।
यूरोप के लोग जब हिंदुस्तान में आए थे, देखिए पहले आप हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने यूरोप की दृष्टि से समझा। यूरोप में क्या है, एक देश है, एक उसकी भाषा है। एक जर्मनी है, उसकी भाषा जर्मन है। फ्रांस है, उसकी भाषा फ्रांसीसी है। इटली है, उसकी भाषा इतालवी है। और उनमें रहने वाले भी लोग फ्रांस में फ्रांसीसी रहते हैं, एक ही रेस के लोग हैं। और इटली में इतालवी रहते हैं, एक ही रेस के लोग हैं, एक ही भाषा है। तो जब वो हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले तो बंगाल में आए थे। तो बंगाल के लोगों की भाषा बंगाली और वेशभूषा भी थोड़ी और खान पीन भी। उसके बाद वो तमिलनाडु साइड को गए, मद्रास प्रेसिडेंसी बाद में बनी थी। और तमिल की भाषा और बंगला भाषा में तो कुछ आपस में तालमेल नहीं है। और उसके बाद वो नॉर्थ इधर उत्तर भारत की ओर बढ़े, तो जहां की भाषा बिल्कुल अलग। और हरियाणा तक पहुंचे, फिर तो मामला और ही बढ़ गया। अब उनको लगा कि देश तो हो ही नहीं सकता, ये तो यूरोप की तरह अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग खाना पीना है, ये एक देश कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये एक नेशन नहीं है, ये तो अलग अलग देश हैं। लेकिन जब थोड़ा और गहराई में घुसे, तब फिर वो थोड़ा उन्होंने तो फिर इंडिया को कॉन्टिनेंट ही कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट। जैसे यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट, यूरोप में 50 देश हैं, ऐसे इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट। फिर जब थोड़ा और समय हो गया उनको जहां फलते फूलते, फिर किसी ने बताया कि भाई भाषा तो अलग बोलते हैं, बंगला भाषा अलग है, पंजाबी अलग है, ओडिया अलग है, लेकिन बात वो ही करते हैं। अलग द कंटेंट्स आर द सेम, लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो इसलिए भीतर से कहीं एक है, ऊपर से अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा कॉन्टिनेंट की जगह सब कॉन्टिनेंट कहना शुरू कर दिया। इतना तो फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसको देश कहें कि भाई साहब ये सब कॉन्टिनेंट है। अच्छा, अब इस सब कॉन्टिनेंट से कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। भाई कोई भी किसी देश पर कब्जा करता है, कितने साल कर सकता है? 100, 50, 200, 300, 400, 500, 600, कभी ना कभी तो जाना ही होगा। अब उनको एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये सब कॉन्टिनेंट है, हमने इसको इकट्ठा कर दिया है कि भाई ये तो अलग अलग देश थे, ये तो हमारे आने से बहुत लाभ हो गया, पूरा देश एक हो गया है। जब हम चले जाएंगे ये टूट जाएगा। वो चर्चिल तो कहता रहता था कि जब हम चले जाएंगे ये टूट जाएगा। तब टूटने कैसे टूटे, ऑटोमेटिकली टूटेगा कि नहीं टूटेगा भगवान जाने, लेकिन उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि कैसे टूटे। उसका एक ही तरीका था कि इंडिया की हिस्ट्री के नाम पर नॉर्थ की हिस्ट्री पढ़ाओ। नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को बीच में से निकाल दो, साउथ की भी निकाल दो। अब पूरे देश में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये केवल जहां नहीं, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भी मुगलों से शुरू होती है। एमए हिस्ट्री का सिलेबस आप चाहे मणिपुर यूनिवर्सिटी का देख लो, चाहे शिलोंग यूनिवर्सिटी का देख लो, नेहरू का देख लो, चाहे सिक्किम यूनिवर्सिटी का देख लो, किसी यूनिवर्सिटी का देखो, मामला सल्तनत पीरियड से शुरू होता है। उसके पहले एक आध चैप्टर में निपट जाता है, उसके बाद मुगल आ जाते हैं, मुगलों के बाद अंग्रेज आ जाते हैं। तो इस देश की हिस्ट्री भाई क्या सल्तनत पीरियड से शुरू होकर मुगलों से और अंग्रेजों से खत्म हो गई। उन्होंने प्रैक्टिकली, अब जब नॉर्थ ईस्ट का लड़का हिस्ट्री में ये पढ़ता है कि जे अपने बंगाल है, जे उत्तर प्रदेश है, जे लखनऊ है, जे आगरा है, राज वहां रहा, उसमें नॉर्थ ईस्ट तो आते ही नहीं कहीं। तब उसके मन में कहीं ना कहीं आता है कि क्या हम अलग हैं। इसी प्रकार साउथ इंडिया का मामला है। तो भाई ये जो हिस्ट्री को अभी प्रदीप ने कहा ना कि लोगों को मालूमात बहुत कम है, मालूमात कम होने का कारण ही यही है कि हमने सिस्टेमेटिकली और अंडर डिजाइन नॉर्थ ईस्ट को, साउथ इंडिया को मेन करिकुलम से बाहर रखा। अब शायद कुछ दिनों से कोशिश हो रही है कि इसको, और आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो जननायक हैं, हीरो हैं, उनका हमारे जहां रेस्ट ऑफ इंडिया में, मैं रेस्ट ऑफ इंडिया इसलिए कह रहा हूं कि उनका बाकी इधर के लोगों को कुछ मालूमात है या नहीं है। मैं मणिपुर में गया था। मणिपुर में जादो नाम का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। जादो नाग की उम्र 22-23 साल की थी। अंग्रेजों ने उसको एक वृक्ष पर टांग कर फांसी दे दी थी पब्लिक प्लेस में। भगत सिंह की उम्र भी 22-23 साल थी।
भगत सिंह भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, जादव नाग भी अंग्रेजों से लड़ता हुआ शहीद हुआ था। भगत सिंह की हिस्ट्री सब जानते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट वाले भी जानते हैं, लेकिन जादव नाग के बारे में शायद अरुणाचल प्रदेश वालों को भी ना पता हो, जादव नाग के बारे में शायद मेघालय वालों को भी ना पता हो। तो ये जो मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट को देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ए टोटल यूनिट। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग 8 प्रांत हैं, उनका भी अपना अपना कल्चर है। इसी प्रकार असम में जो मैं समझता हूं सबसे बड़े आर्मी के सेनापति हुए, वो लाचित बड़फुकन हुए। लाचित बड़फुकन ने देखिए, औरंगजेब की सेना को हिंदुस्तान में कोई नहीं हरा सका, और लाचित बड़फुकन ने उसको गुवाहाटी के दरवाजे पर हरा दिया 2-2.5 साल के बाद। 2-2.5 साल उसने घेरा डाले रखा। लेकिन लाचित बड़फुकन को हिस्ट्री में कितने लोग जानते हैं? अभी भारत सरकार ने शायद दिल्ली में कार्यक्रम मनाना शुरू किया है लाचित बड़फुकन का। मैंने इसलिए भाई 1-2 उदाहरण मैंने दिए कि नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ इंडिया हो, इसको अंग्रेजों ने मेन स्ट्रीम से बाहर रखने की कोशिश की। अब खुशी की बात है कि, और दूसरी देखिए एक बात और भी, उसमें आप लोग बुरा मत माने, हमारे जो नॉर्थ इंडिया से लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ टीचर भी लगते हैं, पढ़ाते भी हैं। मैंने प्रदीप से भी कई बार कहा, मैं कहा भाई अब तुम नॉर्थ ईस्ट में आ गए हो, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा समझने की कोशिश करो। जहां के लोग इस माइंड सेट से जाते हैं कि हम उनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, माइंड सेट ये होना चाहिए हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। अब मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट पर सकारात्मक रूप से चर्चा की जाए, और नॉर्थ ईस्ट की या पूर्वोत्तर भारत की ज्ञान परंपरा जो है, इसके बारे में मैं इस विषय पर आने से पहले 1-2 और टिप्पणियां करना चाहूंगा। देखिए, ज्ञान को हम इस प्रकार नहीं बांट सकते, जे साउथ का ज्ञान है, जे नॉर्थ का ज्ञान है, जे फलां का ज्ञान है, जे इंग्लैंड का ज्ञान है। ज्ञान तो सार्वभौमिक है प्रैक्टिकली। भाई पृथ्वी घूमती है, सूर्य खड़ा है, ये ज्ञान किसी को मिला, तो फिर अब ये ज्ञान तो सार्वभौमिक है, इसको हम ऐसा थोड़ा कह सकते हैं ये ईस्ट का है या वेस्ट का है या फलाना। मैक्सिमम ये कह सकते हैं जिस व्यक्ति ने इसकी सबसे पहले खोज की होगी, वो जिस एरिया का रहने वाला होगा, उसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि ये वहां का ज्ञान है, बस इतना ही। अदरवाइज एक बार पब्लिक डोमेन में वो ज्ञान आ गया, फिर वो ज्ञान सार्वभौमिक है। लेकिन अब भारतीय ज्ञान परंपरा की फिर बात क्यों की जा रही है? उसके 2 कारण हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटियों में जो, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो पठन पाठन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है, उसकी शुरुआत वेस्टर्न नॉलेज से होती है कि वहां से ये हुआ बस। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे जहां भी कुछ था या नहीं था। अब पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ाते हैं ना कि स्टेट क्या है और फलां क्या है, नेशन क्या है, ऐसी 50 चीजें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वो सब कहाँ से शुरू होता है कि रूसो क्या कहता है, हॉब्स क्या कहता है, प्लेटो क्या कहता है, रास्तु क्या कहता है। तो किसी ने कहा कि भाई साहब ये तो अच्छी बात है कि रास्तु क्या कहता है, कुछ इधर वाले भी लोग कुछ कहते हैं कि नहीं कहते, कुछ पुरानी किताबें देखो, शायद उसमें कहीं जिक्र मिल जाए। तो अब पुरानी किताबें देखे कैसे? पुरानी किताबें जो हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं। अब संस्कृत में पुरानी किताबें लिखी हुई है, मैं जिस सिस्टम से पढ़ा हूं वहां संस्कृत का लेना देना कुछ नहीं है। अब आप मुझे धक्का दे रहे हो कि अग्निहोत्री जी आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो, मैं कहा हाँ साहब केमिस्ट्री का हूं, तो रसायन शास्त्र में अपनी कुछ किताबों में लिखा है। मैं कहता भाई साहब कैसे पढ़ूं, मुझे तो संस्कृत नहीं आती। तो कहते ट्रांसलेशन से काम चलाओ। अब जो ट्रांसलेशन करता है, यदि तो ईमानदारी से ट्रांसलेशन की जाए, फिर तो खैर कोशिश होती है कि ट्रांसलेशन ठीक हो जाए। यदि विद इंटेंशन ट्रांसलेशन की जाए तो ट्रांसलेशन डिस्टॉर्ट होती है, फिर उस ट्रांसलेशन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जहां बहुत सी किताबों में ब्रह्म शब्द आता है। ब्रह्म सब जानते हैं, गुरु नानक देव ने भी ब्रह्म कहा, रामानंद ने ब्रह्म कहा, जितने दक्षिण भारत के आचार्य हैं सभी ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। अब ब्रह्म का ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? तो लोगों ने आसानी से गॉड कर दिया। अब गॉड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेपरेट है। गॉड का तो एक पूरा सिस्टम है कि 7 आसमान पार रहता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, एक उसका प्रतिद्वंदी शैतान है, फिर वो उसको हराता है, वो उसको हराता है, फिर वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। जो
थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है फिर उसको सजा मिलती है, सजा इस हिसाब जैसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तुझे नहीं है। ब्रह्म का अर्थ चेतना होता है, कॉन्शियसनेस, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है। अब ब्रह्म का ट्रांसलेशन यदि गॉड किया जाएगा, फिर जब गॉड आगे बढ़ेगा तो आपकी सारी फिलॉसफी को गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भाई, भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी समस्या, जरूरत तो इसलिए है कि हम अपने पुरातन ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़े। देखिए, एक बात और ध्यान में रखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ ये नहीं कि हम पीछे लौट जाएं। पीछे लौटने की बात कोई नहीं कहता। और देखिए, यात्रा में पीछे लौट ही कोई नहीं सकता। यात्रा में तो आगे ही बढ़ना होता है, ज्ञान की यात्रा होती है। इसलिए हम परंपरा कहते हैं। परंपरा जाने यात्रा, ज्ञान की यात्रा होती है, कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। लेकिन हमें परंपरा से जुड़ना होता है ताकि पता चलता रहे कि किस में क्या ऐड हुआ, किस में क्या ऐड हुआ, किस वक्त क्या ऐड हुआ, ताकि हमें ये भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया था कि नहीं किया था। अब मैं इसको एक उदाहरण से ही कहूंगा। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट था। एक एक्सपर्ट होता है जो राज्यपाल ने नॉमिनेट किया होता है, वो हर सब्जेक्ट में उसको बुला लेते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो। मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी है, अब केमिस्ट्री बड़े उसमें बुलाया जाता था। अब यदि एक्सपर्ट बैठे ही रहे, कुछ ना बोले, तो स्टूडेंट को शक पड़ जाती है कि मामला गड़बड़ है, तो इसलिए कुछ ना कुछ पूछना ही पड़ता है। तो केमिस्ट्री की इंटरव्यू थी, प्रोफेसर का इंटरव्यू था, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं क्या भाई, अब तुम प्रोफेसर बन जाओगे, तो अब भारत सरकार चिल्ला रही है कि 4 क्रेडिट का इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी पेपर लगाना है हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। अब तुम इंडियन नॉलेज सिस्टम का केमिस्ट्री में क्या पेपर लगाओगे? पहले तो उसकी बात ही नहीं समझ आई कि क्या कह रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ा सरल भाषा में समझाया कि भाई, जैसे आप लोग बताते हो कि ये सल्फर का तेजाब है, ये ऐसे बना और इसने बनाया, ये फलां चीज है, जो उसने बनाई, ये फलाने। तो शायद हिंदुस्तान में भी किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हो, पुरानी किताबों में आता हो, तो उसका थोड़ा बहुत पेपर तैयार कर लो ताकि गवर्नमेंट का भी मुंह बंद हो जाए और पेपर भी तैयार हो जाए। कहते सर, ये पता कहाँ से लगेगा? मैं कहा भाई, पीएचडी तुमने की हुई है, मुझे क्या पता, मैं तो हिंदी का मास्टर हूँ, मुझे क्या पता कहाँ से पता चलेगा? तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब उसने देखिए बड़ी ईमानदारी से एक बात कही, कहते सर, हम तो जिस सिस्टम से पढ़े हैं उसमें हमें किसी ने बताया ही नहीं, और जब बताया ही नहीं तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, बताएंगे? और अब आप कह रहे हो कि जी पेपर लगाना पड़ेगा, तो इधर उधर से गूगल से कुछ निकाल कर लगा देंगे। अब देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हम अपनी परंपरा से कट गए हैं, और जब तक परंपरा से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ज्ञान कंप्लीट नहीं होगा। एक, मैं इसको और उदाहरण से बात करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ज्ञान है कि बहुत लोगों ने खोज करके पता किया होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई एहलाम हो गया कि ये ज्ञान है। उन्होंने बहुत खोज करके पता किया, पृथ्वी किस गति से घूमती है, और सूर्य खड़ा रहता है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है, जब पृथ्वी बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, जब ये चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पता नहीं चंद्र ग्रहण लग जाए। जो भी एक सिस्टम है, फिजिक्स वाले बताते रहते हैं सारी डिटेल में। तो मैंने एक फिजिक्स के प्रोफेसर को पूछा, मैं कहा जी तुम्हें कैसे पता चलता है? कहते डॉक्टर साहब, बड़ा ये तो नॉलेज का भंडार है एक प्रकार से, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो सब चेक करके उन्होंने बता कर रखा हुआ है, पृथ्वी इस डेट को इतने बजे जहां पहुंचेगी, फिर सूरज के बीच में आएगी, फिर सूर्य ग्रहण लगेगा, जे लगेगा। मैं कहा तुम्हारी बात सारी ठीक है। हमारे पंजाब में, आप चंडीगढ़ से थोड़ा आगे जाओ, कुराली गांव पड़ता है। कुराली में एक पंडित जी रहते हैं, वो 100 साल आगे का बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, और एग्जैक्ट बताते हैं, और पिछला भी बता देते हैं। मैं कहूँ, उसके वहां दफ्तर में मैं गया था, वहां मशीन मशीन तो कोई नहीं थी, तो उसको कैसे पता चलता है? कहता डॉक्टर साहब, कोई इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा। तो अब जो आपका फिजिक्स का टीचर है, वो जो नॉलेज सिस्टम वेस्टर्न कंट्री में डेवलप हुआ है उसको तो जानता है, और वही काम एक दूसरा आदमी कर रहा है बिना मशीनों की सहायता से, और रिजल्ट दोनों के सेम ही है। भाई, फिजिक्स वाला भी बताता है कि 6:03 पर सूर्य ग्रहण लगेगा,
और ये भला मानस जो जन्म पत्र वो बत्री बनाता है, पंचांग बनाता है, ये भी बताता है 6:03 पर लगेगा। तो इसके पास कोई जानतर नहीं है। वो कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा जी, फिर अब हमें तो पता नहीं। इसलिए अब भारत सरकार का ये कहना कि भाई हमारा जो नॉलेज, जो एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम एकांगी है, एकांगी जाने होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जे, अब इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम से जोड़ दिया जाए तो बहुत से काम हो सकते हैं। लेकिन बस वही दिक्कत है भाई कि जिन्होंने जोड़ना है, फिजिक्स का फिजिक्स वाले जोड़ेंगे, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाले जोड़ेंगे, बॉटनी का बॉटनी वाले जोड़ेंगे। अब जिनकी ट्रेनिंग उस ढंग से हुई है उनका उससे ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन फिर भी शुरुआत है तो धीरे 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 हो ही जाएगा। लेकिन होने से उल्ट लगा है, एक यूनिवर्सिटी ने एमए इंडियन नॉलेज सिस्टम शुरू कर दिया है। मैंने उसको पूछा भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम किसी एक सब्जेक्ट की बात करो, फिजिक्स में इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, सोशियोलॉजी में क्या है, जी इंडियन नॉलेज सिस्टम की एमए करवाओगे उसमें क्या करवाओगे? हाँ कहते डॉक्टर साहब जी तो ध्यान नहीं दिया, आजकल बड़ा रिवाज चला हुआ है, आजकल बड़ा हल्ला पड़ा हुआ है, इसलिए सोचा जी भी शुरू कर दिया जाए। देखिए अब हिंदी वाले ही करवा रहे हैं कि हिंदी में भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं कहा भाई संस्कृत वाले भी शायद शुरू कर देंगे संस्कृत में भारतीय ज्ञान परंपरा। भाई संस्कृत तो है ही भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा क्या ढूंढ रहे हो? हिंदी वाले हिंदी में ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या ढूंढ रहे हो? इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को सही कंटेक्स्ट में समझ लेना होगा। इसको यदि अभी 10-5 मिनट है ना, अभी ये परंपरा देखिए, परंपरा का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि पीछे को भाग जाना, परंपरा का अर्थ ये नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दीनदयाल उपाध्याय दिया करते थे। वो है तो थोड़ा उदाहरण इस प्रकार का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना होगा सभी ने भाई। वो बहुत बड़े चिंतक थे और सामाजिक चिंतक थे। उन्होंने कहा एक बार मैं किसी के घर गया तो उन्होंने जो चारपाई मुझे बैठने के लिए दी, तो उनके घर के मालिक ने कहा कि दीनदयाल जी, ये चारपाई हमारे परिवार में 300 साल से चली आ रही है, यानी इस चारपाई की परंपरा 300 साल पुरानी है। तो दीनदयाल जी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई इतनी देर से परंपरा को संभाल कर रखा हुआ है। मैंने कहा उदाहरण चाहे भारतीय ज्ञान परंपरा से फिट ना होता हो, लेकिन परंपरा क्या है? तो कहते पर जब मैंने ध्यान से देखा कर, मैंने कहा भाई इसका ये पाया जो है जिस नया लगता है, 300 साल बड़ी बात तो इसमें कोई दिखाई नहीं देती। वो कहते भाई साहब ये पिछले महीने पहले टूट गया था, फिर इसको नया लगा दिया है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि पिछले साल एक पाया टूटा, नया लग गया, 5 साल बाद दूसरा पाया टूटा, नया लग गया, 6 साल बाद एक और पाया टूटा, नया लग गया, फिर वो निवार जिससे बुनाई करते हैं वो गड़ गई तो नई आ गई, फिर एक वो वाही जो होती है, लंबे डंडे होते हैं, कभी वो टूट गया। सब कुछ चेंज होता रहा लेकिन परंपरा बनी रही है। परंपरा का मतलब जड़ता नहीं होता है, एक जगह रुकना नहीं होता है। परंपरा का अर्थ है युगानुकूल बदलते भी रहना लेकिन परंपरा से जुड़े भी रहना। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि परंपरा का अर्थ है कि भाई साहब जी इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब कहाँ चंद्रमा पे लोग जा रहे हैं, ये पीछे को भाग रहे हैं, परंपरा से जुड़ो, परंपरा से जुड़ो। परंपरा में क्या होगा? परंपरा से जुड़ने से आदमी में आत्मगौरव बढ़ता है। और जिस देश ने आगे बढ़ना हो पहले उसका आत्मगौरव जागृत होना चाहिए। ये मिलिंद जमातिया जहां बैठी है और अपने क्या नाम, त्रिपुरा से ना, मैं त्रिपुरा गया था इनके डिपार्टमेंट में, तो देव बर्मन त्रिपुरा के थे। तो मिलिंद जमातिया कि एक बात मुझे समझ नहीं आती, हम लोग तो राजा थे, बर्मन तो राजा रहे, तो अब हमें कहते जी ट्राइब हैं। कहते कहाँ हम राजा, और जी समझ नहीं आता हमें क्यों जी ऐसा कह रहे हैं। बर्मन तो एक प्रकार से समाज में टॉप पर आते थे, लेकिन ये सब जो निर्णय किया अंग्रेजों ने किया, किसको क्या कहना है, किसको क्या कहना है। अब मैं पूर्व की ज्ञान परंपरा पर आता हूं, पूर्वोत्तर भारत की ज्ञान परंपरा पर। पूरे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि सप्तऋषि और नवग्रह, जाता ना, नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, जो लोग उससे टाइम वगैरह का भी अंदाजा लगाते हैं कि ये नक्षत्र वहां चला गया। और 7 ऋषि माने जाते, सप्तऋषि, नवग्रह। मेघालय में जो खासी लोग हैं, यदि आप गुवाहाटी से ये अपने क्या नाम मेघालय की ओर मुड़ते हो, आगे जो सड़क जाती है
वहाँ एक बड़ा पहाड़ है, वहां से सड़क मुड़ती है, उस पहाड़ के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, शायद उसमें मुर्गा की तस्वीर भी बनी हुई है, मुर्गे की तस्वीर बनी हुई है। उस पहाड़ के बारे में प्रसिद्ध है कि पहले स्वर्ग से लोग नीचे उतरते थे, खेती बाड़ी करते थे और शाम को फिर वापस चले जाते थे। तो एक बार किसी ने श्राद्ध कर दिए, 9 लोग तो ऊपर चले गए और 7 लोग नीचे रह गए। किसी शरारती ने सीढ़ी हटा दी बीच में से, तो वो भले मानुस जो 7 नीचे रह गए वो फिर नीचे ही रह गए, और जो ऊपर चले गए ऊपर चले गए। अब पूरे हिंदुस्तान में जो माना जाता है नवग्रह हैं, और खासी भी यही कहते हैं कि नवग्रह हैं, और ये माना जाता है कि हिंदुस्तान के टोटल लोग 7 ऋषियों की संतान है, गोत्र ऋषियों से बनते हैं, वो भी 7 लोग यहीं रुके। ये जो खासी परंपरा है, इस परंपरा का ये पूरे हिंदुस्तान की परंपरा है या केवल खासी की परंपरा है? यानी एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये जो खासियों में इस प्रकार का विश्वास है, ये विश्वास भारतीय परंपरा में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर जो धारणा है उससे मिलता ही है, और क्या है ये? एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं जब इसमें क्या नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर था, तो सोशियोलॉजी की पोस्टें निकली। तो एक लड़की इधर से आई हुई थी, असम साइड से, शायद डिब्रूगढ़ से आगे की थी, अब मुझे उसके समाज का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। उसका पीएचडी कसी से डोनियो पोलो पर था। ये अरुणाचल प्रदेश में डोनियो पोलो की बड़ी परंपरा है। डोनियो पोलो यानी सूर्य और चंद्रमा, यानी पूरी सूर्य चंद्रमा की पूजा होती है। तो यही पूजा तो जहां भी होती है, सूर्य की भी होती है, चंद्रमा की भी होती है। तो उसने मुझे एक बार, मैंने खैर उसको इसीलिए सिलेक्ट कर लिया कि उसका पीएचडी किसी डोनी पोलो का था। तो फिर मैंने उसको पूछा कि बाद में जब वो पढ़ाने पढ़ाने लगी, जो भी, मैंने कहा अपने समाज की कोई ऐसी परंपरा बताओ जो इधर की भी परंपरा हो। उसने कहा जी हमारे जो गांव में जो उनके समाज में, जब गाय की मृत्यु हो जाती है, जिसने घर में रखी हो गाय, मान ली गाय के गले में रस्सा डाला हुआ है, गाय की डेथ हो गई किसी कारण से भी, तो फिर जो मालिक होता है गाय का, तो सारा गांव इकट्ठा होता है, फिर उसको सजा लगती है, फिर वो 1 महीना पूरे गांव में भिक्षा मांगता है, और भिक्षा मांगता है फिर गाय की आवाज निकालता है, जब दरवाजे पर जाता है तो गाय की आवाज से रंभाता है। फिर वो उसको जब रंभाता है तो पता चल जाता है कि ये गाय इसके हाथों से, जे इसके हाथों से, जे इसके घर में किसी ढंग से उसकी मृत्यु हो गई है। फिर 1 महीने बाद फिर वो पवित्र माना जाता है कि, तो अब गाय की जितनी महत्ता जहां है तो उतनी महत्ता उसके समाज में है। मैंने कहा लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं। तो मैं कहता हूँ इस पर एक पेपर लिखो ताकि कम से कम इधर भी लोगों को पता हो। तो उसने फिर एक रिसर्च पेपर लिखा और छापा भी। मैंने अरुणाचल प्रदेश के, हमारे एक मित्र हैं आर के खिर में, कभी वहां शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो ये लड़की जिस ट्राइब की है, वो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में भी रहता है। मैंने उनको बताया, मैं क्या, वो ट्राइब के बारे में उस लड़की ने इस प्रकार के बताया। कहता है पर डॉक्टर साहब हमारे जहाँ तो वो ट्राइब ट्राइब गाय का मांस खा लेता है। तो मैंने उस लड़की को फिर पूछा, मैं कहा भाई अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा जो समाज है, वो तो मुझे पता चला गाय को खा लेता है, और तुम कहती हो पूजा करते हैं, और यदि डेथ हो जाए तो प्रायश्चित करते हैं। तो कहती हमारे पूर्वज हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले अरुणाचल से इधर आकर बस गए थे। मुझे अब उस जगह का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। जब भी आप डिब्रूगढ़ से ईटानगर की ओर जाओ ना, सड़क के मार्ग से, रास्ते में वो ध से पता नहीं कुछ नाम रहता है, धेमा जी, धेमा जी शब्द है, धेमा जी के आसपास। तो आ गए थे, और जहां आकर फिर आसाम के लोगों से मिल गए, फिर आसाम के लोगों की परंपराएं धीरे धीरे आ गई। फिर उन्होंने गऊ को खाने की बजाय गऊ की पूजा शुरू कर दी, डेथ हो गई। तो अब ये सारी जो भारतीय परंपराएं हैं, इन परंपराओं को इधर तो जिक्र नहीं होता। एक देखिए, और मैं, ये हमारे असम के लोग जानते होंगे, आप तेजपुर में जाइए, तेजपुर में वो अग्निगढ़ है बना हुआ। अग्निगढ़ जहाँ वो एक लंबी कथा आती है कि उसके इधर उधर पानी है, अपने सतलुज का नहीं भाई, ब्रह्मपुत्र का पानी है। तो उसमें राजा जो उनका नाम मेरे ध्यान से निकल, बाणासुर, बाणासुर राजा की बेटी उषा थी। तो
तो राजा को थोड़ा डाउट हुआ होगा कि भाई लड़की यौवन में आ गई है तो इसकी रक्षा करना जरूरी है, अब कैसे की जाए। उसने उस अग्निगढ़ में उसको भेज दिया, और अब भाग ही नहीं सकती, पानी है चारों ओर, एक ही रास्ता खोला है, वहां पहरेदार बिठा दिया उसको। तो कहते उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध दिखाई देने लगे। वो अनिरुद्ध कृष्ण के भतीजा था या भांजा था, कुछ रिश्तेदारी थी दूर नजदीक से। तो अब उसने अपनी सहेली को बताया, चित्रलेखा भी वहां उसके साथ होगी, उसने, वो अच्छी चित्रकार हो गई, तो उसने कहा भाई बताओ क्या दिखाई देता है। उसने एग्जैक्ट वर्णन किया, तो उसने बना दिया चित्र। जब चित्र बनाया उसने कहा ये तो अनिरुद्ध का चित्र है। तो उसने कहा उसको बुलाओ किसी ढंग से। तो उसको उठा लाए अनिरुद्ध को, जहां भी भला मानस सोया हुआ वो उठाकर अग्निगढ़ में ले आए। तो बाणासुर को पता चल गया, तो फिर बाणासुर ने भी हंगामा करना ही था। बाणासुर शिव का भगत था, और ये मामला कृष्ण जी से जुड़ा हुआ था। तो फिर दोनों अपने अपने भक्तों के पक्ष में आ गए, उधर शिव जी डट गए और इधर कृष्ण जी डट गए। तो बीच में ब्रह्मा ने मेडिएशन करवाकर मामला शांत किया। अब ये कथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही है। सराहन एक जगह है, सराहन के बारे में कहा यह जाता है कि जहां बाणासुर का वो उषा थी, जहां अनिरुद्ध था, फिर शिव जी आए, और ये पूरी कथा एज इट इज बल कथा तो हिमाचल में भी है और असम में भी है। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई परंपराएं हैं। अब ये ग्राम देवता का कंसेप्ट है, ये पूरे इंडिया में ग्राम देवता का कंसेप्ट है। ग्राम देवता मतलब हर गांव का एक देवता है। तो गांव बड़े दुख सुख हो तो उस देवता के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और एक बात और भी है, हिमाचल में खास करके अपर हिमाचल में, यदि देवता काम नहीं करता है ना, बारिश हो रही है और पूजा की कि भाई साहब इसको बंद करो, बारिश को नुकसान हो रहा है, पूजा भी कर दी, एक बकरा भी काट कर दे दिया, लेकिन देवता के कोई असर नहीं पड़ा, फिर डंडा भी पकड़ लेते हैं कि तुम भाई कर क्या रहे हो, पूजा भी कर दी। और ये ग्राम देवता का कंसेप्ट मणिपुर में भी है। ये सनामाई का जो कंसेप्ट है, पाखंबा का जो कंसेप्ट है, ये ग्राम देवता का कंसेप्ट और क्या है। और ग्राम देवता के नाम भी लोकल ही होंगे। देखिए एक देवता बड़ा हो जाता है, उसका पैन इंडियन नाम बन जाता है। एक देवता अपने ग्राम का होता है, उसका अपने एरिया में नाम होता है। तो ये ग्राम देवता कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में है, इसमें चाहे मणिपुर हो चाहे कोई और प्रदेश हो। लेकिन ये जो कॉमन चीजें हैं इसका कहीं जिक्र नहीं आता। और इस प्रकार की चीजें जो हैं, एक और मैं उदाहरण से देखिए, ये सृष्टि का मामला जो है कि सृष्टि कैसे बनी, इसके बाद में 50 चीजें आती हैं। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में जो मुख्य बात कही जाती है वो सांख्य दर्शन में आती है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, कि जड़ और चेतन जब मिलते हैं तो सृष्टि पैदा होती है। देखिए जड़ और चेतन, और फिर सृष्टि पैदा होती है। और जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म का कंसेप्ट निराकार का है, चेतना है, चेतना तो निराकार ही होगी, आकार तो हो नहीं सकता। अब पूरे मध्यकाल में कबीर भी निराकार की बात करते हैं, रविदास भी निराकार की बात करते हैं, जायसी भी निराकार की बात करते हैं। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी निराकार की बात करता है। भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो समाज हैं, अलग अलग समाज, वहां मूर्ति तो है ही नहीं ईश्वर की, कंसेप्ट ही है। किसी एक आध समाज में होगी तो अलग बात है, अदरवाइज तो कंसेप्ट है। ये निराकार का कंसेप्ट तो फिर सारे हिंदुस्तान में कंसेप्ट है। ये जो कामाख्या देवी का मंदिर है, ये दुर्गा शक्ति का मंदिर है। तो शिव और शक्ति का कंसेप्ट प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट है। और पुरुष मतलब मेल, पुरुष डजंट मीन मेल, पुरुष का मतलब चेतन, कॉन्शियसनेस। तो ये कंसेप्ट जो प्रकृति पुरुष का, ये तो सारे नॉर्थ ईस्ट में व्याप्त है। लेकिन इस प्रकार की व्याख्या कहीं भी, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में इन टोटलिटी हिंदुस्तान को समझने के लिए कहीं नहीं की गई। पूर्वोत्तर को अलग, और भाई साहब वो प्रकृति पूजा करते, एनिमिस्ट हैं कुछ, एनिमिस्ट जो क्या अंग्रेजी में शब्द आता है भाई। तो जो उत्तर भारत में पूजा करता है उसको आप नेचर वर्शिप कहते हो, जो मणिपुर में बैठकर करते हो उसको एनिमिस्ट बताते हैं, एनिमी क्या बताते हो। तो दोनों के लिए अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि दूसरे को अलग आइडेंटिटी देने की जरूरत है। और एक इसमें, बस ठीक भाई, अब मुझे संकेत हो गया भाई अपना मामला संभालो, बहुत हो गया। अब मैं लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग समाज हैं, उनकी आइडेंटिटी को खत्म करने का सिस्टमेटिकली प्रयास हुआ।
अब मणिपुर में लगभग 50 अलग अलग प्रकार के समाज हैं। एक खादऊ है, एक पायते हैं, एक गोयते हैं, एक तांखुल हैं। हर एक की अपनी हिस्ट्री, अपनी परंपराएं हैं। लेकिन आज खादऊ की हिस्ट्री कोई नहीं जानता, पायते की हिस्ट्री कोई नहीं जानता, गोयते की हिस्ट्री कोई नहीं जानता। उन सबको मिलाकर कह दिया भाई साहब जी कुकी है। हमारे हिमाचल प्रदेश में कुकी उसको कहा जाता है जो पहाड़ का आदमी है। पंजाब वाले से बात करो ना, वो हिमाचल वालों को कहता है ये पहाड़िए हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं। ये जिनको कुकी या नागा कहा जाता है, जो पहाड़ के रहने वाले हैं। बंगाल के लोग इनको हिकारत से कहते थे। कि हमारे पंजाब में भी जब पहाड़ के आदमी की बात की जाती है थोड़ी तरस से की जाती है कि ये बेचारे पहाड़ के लोग हैं। तो उसी प्रकार इम्फाल घाटी थी और ये पहाड़ में रहते थे, तो बंगाल वाले गए ये बेचारे पहाड़ के लोग हैं। कुकी शब्द शायद पहाड़ी के लिए प्रयोग किया और हिंदी में हम पहाड़िया कह देते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने खादो भी खत्म कर दिया, पायते भी खत्म कर दिया, गोयते भी खत्म कर दिया, तांखुल भी खत्म कर दिया। सबकी पहचान एक बनाकर और अपनी परंपराएं उनके खाते में डाल दी। तो ये भाई पूर्वोत्तर भारत को समझने के लिए वहां की ज्ञान परंपरा, वहां की अन्य परंपराएं, इनको जानना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ा काम पूर्वोत्तर भारत के विद्वानों को खुद ही करना पड़ेगा। अभी मैं जब देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, सब किताबें अंग्रेजों की लिखी हुई मिलती हैं। एक सिंगल किताब भी किसी मणिपुर वाले की, किसी खासी की, किसी जयंतिया की, किसी आदि की, किसी निशी की लिखी हुई नहीं मिलती। वो कम वक्त हमें बता रहे हैं कि तुम क्या हो, और हम आंखें बंद करके हाँ भाई साहब अच्छा बताया, हम वैसे ही हैं जैसा तुम कह रहे हो। तो भाई हम क्या हैं, इसको पूर्वोत्तर भारत वाले खुद समझने के प्रयास करें, अपनी परंपरा से जुड़कर समझने की कोशिश करें, वो ज्यादा सार्थक होगा। मुझे आप लोगों ने बुलाया भाई बातचीत करने के लिए, प्रदीप का बहुत धन्यवादी हूँ। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी भाई पूर्वोत्तर भारत के लोगों से तो मिलना हुआ। चतुर्वेदी जी से मिलना हो गया बड़े लंबे अरसे के बाद, और शांतनु जी से मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, आपके उद्बोधन हेतु हृदय से आभार। आपने बीज वक्तव्य में जिन गहन व चिंतनपूर्ण विचारों को साझा किया, वे निश्चय ही संगोष्ठी को एक दार्शनिक आधार और दिशा प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में पूर्वोत्तर और समूचे भारत की ज्ञान परंपरा की जो झलक मिली, उसने यहाँ सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर स्वाई जो सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं प्रशासक हैं, कृपया आदरणीय प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी मंच पर पधारे हैं और अपने मंगलमय मुख्य अतिथि संबोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। Excellence, dignitaries, esteemed chairperson of the session, Professor Himanshu Chaturvedi, the director of Indian Institute of Advanced Study, guest of honor, Professor Kuldeep Chand Agnihotri ji, the vice chairperson of Literature and Cultural Academy of Haryana, Sri Meher Chand Negi ji, Secretary, Dr. Pradeep Tripathi ji, scholars of eminence, fellow of excellence, and members of brilliant members of intellectual gatherings and audience. I have nothing to say after listening this speech given by Professor Agnihotri ji. He has given the real grassroots level of
total factual presentation. But still then, I will apprise you regarding this Indian knowledge system in the context of a Northeast region. Before going to that, I will cite the quotations of some other educationists, reformers. First, in the words of the Aristotle, knowing yourself is the beginning of the wisdom. Knowledge is such things. It is the divine bliss. It is a supreme power given to the individuals. And disseminating knowledge is a process. That is the teaching. The profession is the noble profession, and we are the part of that. We can take away this profession so sacredly, and we can be very fortunate that we are part of this profession, this noble profession. We can disseminate the white bloods to the generations. When we say that a nation by Swami Vivekananda ji cannot be built up by the process of anything like that, but it will be built up the character building. And knowledge can provide that character building of the individual. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, I was thinking that reading this once, the 1888, the year which this building was completed. But nobody thought of this. After this 177 years of this, we can gather here and discuss about this once. I will tell you that also, because Dr. Sarvapalli Radhakrishnan has given that idea. The teaching, the nation cannot be built by mason or mortars like that. It will be built up mind building of the individuals. So now always that why we are discussing this Indian knowledge system, because I convey my heartfelt thanks to the organizers here, including Professor Chaturvedi. He has given the opportunity to us to have that. Because you think that of the 1835, it is the learning point, very turning point of this. During this British period, who has snatched this idea? That Lord Babington Macaulay ji, he is the perfect person that he has taken away all sort of things. The Indian knowledge system introduced the English education by 1835 during the Governor General period of William Bentinck. English system. And right now, when he has written a letter to his father that I have sown such a seeds in the Indian soil that it can produce a group of people which are Indian in blood and color, but English in taste, in intellect, in morals, in attitudes, in action. That means these are the output of this world. And these things has been snatched 1835 to till 1947, that we are in there, and still then we are also floating in this same ocean. The system has gone. But in this contest, I also convey my heartfelt thanks that the many commissions has come and gone. But the NEP 2020
the architect of this, the three persons, our Prime Minister, beloved Prime Minister, Narendra Modi ji, I can also convey my thanks, and Education Minister, Sri Dharmendra Pradhan ji, and the chairperson of the committee, Kastur Rangan ji. They are the architect of giving this opportunity to us. We are discussing after that of the long periods, after 1835, that we are getting together and discussing these ones. Before that, I will also appraise you regarding two things. 1945, UNESCO was established. But during 1945 to till today, there are only two international conferences on education. One in 1972, first International Commission. Second is the 1996. In first, the Edgar Faure was that of the chairperson, the commissions. They have given that thinking that what sort of the education across that of the world. And in 96, the learning the treasure within. The report has been submitted by Jacques Delors. He was that of the education minister and the president of European Commission for 10 years, 85 to 95, in the four pillars of the education. Why I am recalling? Because we can also analyze that four pillars. One is the learning to know, knowledge, learning to do, learning to be, learning to live together. ये परंपरा, ये जो चीज है, वसुधैव कुटुंबकम, that has been there with us. And in this context, but there are in Veda, Bhagavad Gita, the four paths is already been there. That is Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Raj Yoga. So the same things they have also mentioned in their report, that how we can provide in the context of globalization for this 21st century, the shape and design of that of the education system in the world. Here, this discussion is on that of the context of the northeast areas. But when you talk of the knowledge, there is here is indigenous communities are there, because everybody also, the first one is the sustainable agriculture. I also take note of this ones. The jhub cultivation, shifting cultivation can provide a certain type of enlightenment in the northeast region. And the second thing is Jabo farming. It is also another concept. In Nagaland, you can find it, Jabo farming. Wetland rice cultivation, because the fields are the agriculture, medicine, Ayurveda, philosophy, and the art and craft. The subjects are been there. Then in Nagaland is alder-based farming was there also. But in the traditional medicine, herbal remedies, over that of the 200 medicinal plant species are used by this community. But everybody knows about these ones. What are these things? Can come to the limelight. And it can also cure that of the diabetic, digestive issue, skin diseases like. Then ethnobotanical studies provide certain knowledge. Environmental management is a built-on
on profound understanding of an ecosystem leading to resilient conservation based practices. Another is in Meghalaya we can find living root bridge and sacred groves. We can worship to this nature, that Prakriti and Purush. We can also worship to the nature to protect. In Sikkim also it will be very prominent. But as I am in Sikkim, exposed to that for 2 months, the Sikkim culture, that is the rich culture is their indigenous and traditional knowledge system, ITKS in Sikkim. But there are also 5 tribes are there, like mainly Lepchas, Bhutias, Limbu, Sherpa, Tamang, and Nepalis. For their livelihood, resource management, healing practices, and deep reverence to the nature. So they have their innovative knowledge in traditional agriculture, which promotes sustainability, resilience, and climate change. So climate resilience, the traditional farming like agroforestry, crop diversification, multiple crops, crop rotation, to manage pests, maintain soil fertility, and ensure food security. In soil and water management, farmers classify soil knowing that of the nature and color of the texture of the soil. Traditional methods for soil and water conservation. The traditional worship of water sources known as a Devi Thal. Maybe also Pradeep can also know better that Devi Thal play a key role in conservation. Organic farming, Sikkim is the best in the world. That is in 2016, got that of the first state which is free from fertilizers and pesticides, and very popular in that of the protect environment and public health, medicine, nutritional foods, and organic foods. Ethnomedicine and healing, healers and methods, traditional healers known as a Pangthin in Lepcha community, Jhakri in Nepali, use herbs and spiritual rituals to treat ailments, and holistic health. The practice include healthcare, herbal remedies, traditional beliefs about illness and health maintenance. It is very similar to our Ayurveda and Unani system. Sacred landscapes like Mount Kanchenjunga, mountains, rivers, specific tree and species are worshipped by local community. Belief system naturally serves as a tool of protecting biodiversity, managing natural resources. Then about the legends and folklores, myth and legends such as legend of Guru Rinpoche, tales of Yeti, emphasizes the deep cultural and spiritual connection between people and natural world. Then the festivals and rituals like Losung, Hangla Vatsal celebrate community bonds and natural. They can worship to nature, Kanchenjunga, and celebrate life. So these are certain type of things which also be want to disappear after that of the spell of a globalization. That is a challenge. And we can also take care of these challenges, document and protection through
the knowledge in people biodiversity and protect against biopiracy. Benefit for sharing. Integration with the modern education, make the curriculum include that things to this and can disseminate the knowledge to that of coming generations. Otherwise, it can evaporate and go to this hell. So these are the some things are there which can be taken care by us. We are thinking today, and it cannot be built in one day like that. It is a process of flowing. And if you think today, then it can also be effective after some days. Like here is a success. It is definitely comes. Success just like because we know we are the teachers, and that only it will be the part of that of the curriculum of the schools or the higher educations. Otherwise, we can never also. You think that 1835 introduced the English language, but still then get that of the group of people, those are also that English in taste, morals and intellectuals like that. But we never do it. We think today this is the right point, and in this building, never also thought that we can also sit together, discourse some other things, and this for this reason right now I'm giving extend my heartfelt thanks both the organizers like that Professor Chaturvedi, Dr. Tripathi, and other personalities. They can also take care for coming generations that what can be done. Thank you giving me some opportunity to speak before you. Thank you so much, Professor Swine, for your inspiring and motivating address. Your address has enlightened us about the different dimensions of the knowledge tradition of the Northeast. आपने अपने वक्तव्य में पूर्वोत्तर भारत की ज्ञान परंपरा के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए हमें नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। आपके विचारों से हम सभी सहभागियों को बहुत ही अवश्य प्रेरणा मिली है। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्षीय भाषण प्रदान करें। प्रोफेसर चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है और हम भाग्यशाली हैं कि आपके मार्गदर्शन में यह संगोष्ठी आयोजित हो रही है। आदरणीय प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी जी, कृपया मंच पर आकर अपना अध्यक्षीय विचार प्रस्तुत करें। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अकादमी अवसर पर इस गौरवशाली देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। खासकर आज इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बीज वक्तव्य जो हम सभी को प्राप्त हुआ, आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, उनका इस संस्थान में मैं विनम्रता से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और तकनीकी रूप से या कहिए अकादमी परिप्रेक्ष्य से जो मेरा मानना है, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस के विषय में खासकर, कि इट इज द की नोट एड्रेस विच सेट्स द टोन ऑफ द सेमिनार। बीज वक्तव्य होता है जो कि संगोष्ठी की धारा को एक दिशा देने का काम होता है उसके द्वारा। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन
जो भी कुछ अकादमी मेरी जानकारियां हैं या परख हैं कि आज का ये बीज वक्तव्य इस संगोष्ठी को जरूर एक दिशा दे गया है, एक 45 मिनट के ही सिर्फ वार्तालाप में। एंड ज्यादातर अध्यक्ष का काम होता है 8-10 मिनट की चीजों को प्रस्तुत कर देना, बट द वे ही हैज इग्नाइटेड मी, मुझे लगता है कि उनकी उस पृष्ठभूमि को बहुत ज्यादा तो मैं नहीं काबिलियत रखता, लेकिन जो भी सोच परख है थोड़ा बहुत आधार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देने की कोशिश मैं करूंगा। सर, आपका स्वागत है। प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाइन आज इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि, सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, जिनका शिमला में आगमन की तैयारी पिछले एक सप्ताह से चल रही थी हम लोगों की ओर से कि वो आ रहे हैं। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब मेरी बातचीत हुई कुलपति महोदय से, तो उन्होंने कहा कि इस संस्थान में वे लगातार और निरंतर आना चाहेंगे। ये एक उनकी मॉडेस्टी है, उनका बड़प्पन है। We all know that he is a renowned scholar who hails from the seat of great learning Banaras Hindu University, और आपको हम लोग निरंतर यहां बुलाते भी रहेंगे। सर, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप जी, जिनका 2 दिन की यह संगोष्ठी थी मूलतः, लेकिन इसी बहाने मैं आज इस मंच का सदुपयोग भी करना चाहूंगा कि कल संस्थान अंत्योदय दिवस मना रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जिसका एक कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है, और उस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति संस्थान की ओर से और मेरी ओर से प्रार्थनीय है, क्योंकि आपके लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के सत्र उससे डिस्टर्ब होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अकादमी विवेक यही था कि आपको 1 दिन और दे दिया जाए। अतः आपकी संगोष्ठी 3 दिन की गई। आज इस समस्त व्यवस्था को तैयार करने में संस्थान के सचिव हमारे श्री महेश चंद नेगी जी, जो मुझे लगता है कि विगत 2 वर्षों से अकादमी रूप से सक्षम हुए हैं IIS में आकर के। यद्यपि वो उच्च प्रशासनिक सेवाओं से आते हैं, लेकिन अकादमिक कार्यक्रमों में उनकी जो रुचि है, जिस प्रकार से वो सब चीजों को एक कहिए अमली जामा पहनाते हैं, वो बहुत ही प्रभावित करने वाली चीज है। बातचीत शुरू की, संगोष्ठी की रूपरेखा रखते समय डॉक्टर प्रदीप जी ने तो प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो समस्याएं हैं उसके विषय में कहां तक कुछ कर पाए हैं हम, उस पर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यद्यपि मामला अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर भी इतनी धृष्टता तो मैं कर सकता हूं कि उसके संदर्भ को किसी तरीके से मैं बता सकता हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लर्निंग आउटकम क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आधार मानते हुए इतिहास विषय में नए पाठ्यक्रम को बनाने का काम कर रही है। 5 सदस्यीय उसमें लोग हैं। वो कौन है मैं उन्हें नहीं जानता। और इस
पाठ्यक्रम पर जब बातचीत शुरू हुई तो पहली चीज जो ध्यान में आई वह यह आई कि पाठ्यक्रम होता क्या है, व्हाट इज क्यूरिकुलम। एक बड़ा कार्यक्रम किया था आज से 3 वर्ष पहले ग्रेटर नोएडा विश्वविद्यालय में। विद्या भारती ने उस कार्यक्रम को मूलतः तैयार किया था पाठ्यक्रम को ही लेकर के। आप ही के सवाल और चिंता का जवाब है ये। इस संगोष्ठी में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। पहला यह हुआ कि पाठ्यक्रम या क्यूरिकुलम इज अ टॉप डाउन थ्योरी, जो सोवियत विखंडन के बाद एरिक जे हॉब्सबर्ग ने नेशनलिज्म के लिए कहा कि क्यों टूटा सोवियत संघ, बिकॉज इट वाज अ टॉप डाउन थ्योरी। टॉप डाउन थ्योरी का मतलब यह है कि कुछ जन बैठ करके एक सर्टेन ऑब्जेक्टिविटी के साथ उस क्यूरिकुलम को तैयार करते हैं, इट गोज डाउन, और जनरेशन टू जनरेशन उसी क्यूरिकुलम को प्रैक्टिस करके उसका जो एक एकेडमिक नजरिया होता है या मापदंड होते हैं या स्केल्स होते हैं या एटीट्यूड होता है या ओरिएंटेशन होता है, वो तैयार होता है। दिस इज हाउ यू क्रिएट generations of generations through these curriculums. इस क्यूरिकुलम पर बातचीत करते हुए दूसरी बात ये उठी कि भारत में पहली तथाकथित क्रांति हुई इस क्यूरिकुलम स्ट्रक्चरिंग को लेकर के, जिसका मकाले साहब का जिक्र अभी कुलपति महोदय ने भी किया। लेकिन बात वहां तक नहीं ठहरी सिर्फ। सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ 1948 के बाद। मैं उसको दूसरी, और यहां मैं क्रांति शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो उसके जो मायने हैं वो थोड़े से सटारिकल हैं। और उस 1948 के रेवोल्यूशन को अगर आप उठाएंगे और 68 तक आप लेकर के आएंगे तो वो तमाम ऐसा लिटरेचर, तमाम ऐसी अकादमी खोजें, उनको क्यूरिकुलम से हटाया गया और भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों से भी हटाने का काम कर दिया गया। लंबी श्रृंखला है 128 ऐसी पुस्तकों की 1880 से लेकर के और 1960 तक के प्रकाशन की। अभी मैंने अपने लाइब्रेरियन साहब को पूरी सूची सौंपी है कि यह सभी पुस्तकें IAS की लाइब्रेरी में दिखाई देनी चाहिए। किसकी बात आप करेंगे? ऋषि बंकिम से शुरू हो जाइए और RC मजूमदार तक उतर करके चले आइए तो आपको भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में ये पुस्तकें नहीं मिलेंगी, और पाठ्यक्रम में तो इनके नाम मिलेंगे ही नहीं, जिसमें आप रेफरेंस सेक्शन कहते हैं। सेकेंड रेवोल्यूशन ने एक उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ वो क्यूरिकुलम को लेकर के आया जिसने एक नई दिशा दे दी भारतीय शिक्षा प्रणाली को। और माफ करिएगा, नॉलेज एंड एजुकेशन आर 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ज्ञान, शिक्षा, डिग्री, ये बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद तीसरी क्रांति हुई, थर्ड रेवोल्यूशन हुआ, दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द NCERT। और NCERT जिस दिन एस्टैब्लिश हुई, उस तीसरी क्रांति ने लगभग उसी कॉलोनियल ज्ञान परंपरा को उठा करके इंट्रोड्यूस कर दिया, लोअर लेवल पे ला करके, कैच देम यंग, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का छात्र, जिसको भारत क्या है, भारत का बोध क्या है, भारत की परंपराएं क्या हैं, भारत का ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई, जो आज हम डिस्कस करने के लिए खड़े हुए हैं इस मंच के ऊपर, वो सब शून्य हो गया पूरी तरीके से। शून्यता की पराकाष्ठा का व्यक्तिगत उदाहरण देकर के मैं अगर आपसे कुछ कहूं, खासकर प्रदीप जी के प्रश्न का पुनः ध्यान आकर्षण करते हुए और अग्निहोत्री सर ने जो बातें कही, 1986 में
रंगनाथन सर, मैंने परास्नातक किया, गोल्ड मेडल मिला था, बड़ा प्रसन्न था कि सारा इतिहास बहुत ठीक से पढ़ा। 5 से 7 वर्षों में समझ में आया कि लचित बोरफुकन कौन था, तो मुझे मालूम ही नहीं, हिस्ट्री में पीजी करने के बाद। आपका दूसरा प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट, प्राग्ञ ज्योतिष किसको कहते हैं मुझे पता नहीं था। आदरणीय रंगनाथन जी से आधे घंटे की बातचीत कराइए, कल हीरामन जी भी आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, प्राग्ञ ज्योतिष, ज्ञान परंपरा, वैदिक संदर्भ में और प्रकाश के संदर्भ में प्राग्ञ है क्या, और प्रकाश के संदर्भ में वो क्या है, यह दोनों जन मुझे लगता है कि इनसे बेहतर बताने वाला कोई नहीं होगा, जहां तक मैं जानता हूं। और आगे बढ़िएगा तो आदरणीय प्रोफेसर उमा वैद्य जी भी बैठी हुई हैं, आधे घंटे उनके भी ले लीजिएगा। कंप्लीट जो कंसेप्ट है नॉर्थ ईस्ट का, वो भारतीय परंपरा से क्या है, वो आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। क्यों नहीं ये समझ में आ पाया हमारी जनरेशन को, अपनी जनरेशन की भी बात करें या जो हमारी और जनरेशन्स बैठी हुई हैं बात की, क्योंकि उस क्यूरिकुलम स्ट्रक्चरिंग ने हमको वो समझने दिया ही नहीं। हमें अपने श्वास से कैसे काटा जाए, और जब श्वास से आप कटते हैं तो वह अराजकता फैलती है जिस अराजकता को भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम रहा उसने किसी हद तक बढ़ाने का काम किया। अराजकता तभी फैलेगी जब आप अपनी रूट्स से कटेंगे, जड़ों से कटेंगे, तो जड़ों से कटने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आएंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आएंगे तो आपको नई चीजें कुछ समझाने की कोशिश की जाएंगी। पहले स्व को समाप्त करना, आपकी जड़ों से आपको काट देना, फिर आपको एक अराजकता की ओर ले जाना, अंधकार की ओर ले जाना, और उस अंधकार से आपको एक नव प्रकाश दिखाना कि वह नव प्रकाश ही आपकी बौद्धिक परंपराओं का आधार होना चाहिए। यही सारा का सारा क्रक्स है 1835 से लेकर के और 1980s के आगे तक भी अगर आप जाएंगे तो मैं उसको उसी रूप में देखने का काम करता हूं। नॉर्थ ईस्ट ही सिर्फ प्रभावित नहीं हुआ, गलती उनकी भी नहीं है जो उस सिस्टम से ओरिएंट हुए। वाइस चांसलर साहब को मैं एक उदाहरण पेश करूं, आपकी सिक्किम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज का मैं सदस्य रहा 3 साल। अच्छा, अभी भी है, थैंक यू। दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। गलती उनकी नहीं है, गलती है कि उनका ओरिएंटेशन ही वही हुआ है और उसके इतर उन्होंने देखने की कुछ कोशिश नहीं की। वहां पर एक नॉर्थ ईस्ट के पेपर की स्ट्रक्चरिंग हो रही थी। I won't name, there was a senior faculty member and I had to face a stiff opposition. परंपरा जैसे भी समझाई मैंने, क्यों कहा कि ये उद्बोधन जो था आज का, उस परंपरा को मैं इतना बेहतर तो नहीं उनको समझा सकता था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में ही वो बात कर रहे थे। So I had to shift the argument of change and continuity. What is change, but what is continuity? चेंज कंटिन्यूटी को जब आप लेकर के चलेंगे तो आपको वो वैसे ही दिखाई देगा, या पूरा भारतवर्ष वैसे ही दिखाई देगा, आप चाहे किसी भी भाषा में बात कर लीजिए, आपको कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन या डायकोटमीज नहीं दिखाई देती हैं। जैसे मैं इस दिन एग्जाम्पल कोट कर रहा था, भाषा भाषा भाषा, ट्राइब ट्राइब ट्राइब, खासकर अग्निहोत्री सर और कुलपति महोदय, we have given a blanket cover to the word tribe. हम इस शब्द का प्रयोग अब अपने एनईपी में और इतिहास में नहीं कर रहे हैं। The only word is वो जन जो आधारित थे वन पर, और दूसरी चीज ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टैब्लिश मतलब कि कोई गलत चीज नहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सत्यता है।
कि ये जो प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है, जिस पर आज हम 2025 में बातचीत कर रहे हैं, निरंतर ज्ञान परंपरा, वाई क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? इसकी आवश्यकता पड़ने के पीछे जो दूसरा कारण है, उसको भी मैं ऐतिहासिक की दृष्टि से देखता हूं कि 19th सेंचुरी का जो कॉलोनियल पेनिट्रेशन है, जिसको आपने एक विषयवार तरीके से बताया, औपनिवेशिक जो पेनिट्रेशन है 19th सेंचुरी का, यह 100 वर्ष भारत के लिए सबसे चुनौती वाले हैं। राजनीतिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से। कल्चरली यह देश कभी इतना चैलेंज नहीं हुआ, कभी इतना पेनिट्रेट नहीं किया गया जितना ये 19th सेंचुरी में हुआ है 100 साल में। उसी पेनिट्रेशन से निकलने वाले जो धाराएं हैं, उन्हीं धाराओं से जूझते जूझते आज इंडियन एडवांस स्टडीज सेंटर पर ज्ञान परंपरा भी क्या चीज है भारत की या नॉर्थ ईस्ट की या अन्य किसी स्थान की, इस पर बातचीत करनी पड़ रही है। इस क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर में जिसकी अभी मैंने आपसे बातचीत की, मैं इस मंच से इस चीज को साझा कर सकता हूं। 2 पेपर्स, और आप दोनों सज्जनों का मैं इस पर ध्यान ज्यादा चाहूंगा, और इस सभागार को बताने में मुझे ये कोई दिक्कत नहीं है कि 2 पेपर्स एसेंशियली कोर पेपर के रूप में पीजी लेवल पर इंट्रोड्यूस करके फाइनल किया। पहला, द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स डाउन टू 1947, और दूसरा, द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A। ये दोनों एसेंशियली अभी 4 दिन पहले फ्रेम हुए हैं, और इन दोनों को कोर पेपर्स के रूप में प्रस्तावित किया गया। कारण क्या था? वहां भी बहस हुई कि साहब नॉर्थ ईस्ट को क्यों सिर्फ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख को क्यों सिर्फ कर रहे हैं। इट वॉज आंसर्ड, ये कहा गया, क्योंकि ये 2 क्षेत्र ऐसे दिखाए गए 1947 के बाद जैसे ये भारत का हिस्सा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स ला करके खड़ी हुई, इन प्रॉब्लम्स की जड़ में वह ऑब्जेक्टिविटी थी जिसको मैं थर्ड रेवोल्यूशन कहता हूं, पोस्ट 1963 एंड 64। क्रिएट द बाइनरीज, जितनी क्रिएट करते जाइए उतना बेहतर होगा। और ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन का आधार कहां से निकल करके आ रहा है, उसका बेस कहां पर है, खासकर यंग रिसर्चर से मैं कहना चाहता हूं। उस दिन भी मैंने कहा, आप बैठे हुए हैं, कि हमें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, वहीं से समझ में आता है। लेकिन 1699 का अगर आनंदपुर साहब प्रस्ताव पढ़ लीजिए ठीक से, तो समझ में आएगा कि ये तो बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, कौन सी नई बात आप कह रहे हैं यहाँ बैठ करके। और डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म इंडियन सिविलाइजेशनल एथॉस का अभिन्न अंग है, और वो अभिन्न अंग को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच से, उस दिन भी मैंने कहा कि वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच से मामला नहीं चलेगा। वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच से यूरोप के नेशन स्टेट की तरह भारत को पढ़ने और समझने की गलती शुरू कर दी गई 1947 के बाद, जैसे जन्मा ही है वो नेशन स्टेट 1947 में। यहां बिल्कुल उल्टी धारा है। इट इज नॉट द स्टेट और द सेंटर विच क्रिएट्स द नेशन, इट इज द रीजन विच क्रिएट्स द सेंटर ऑफ द नेशन। आपको कभी भी 1206 के पहले दिल्ली का कोई इतिहास केंद्र में दिखाई नहीं देगा। ये दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री जो इवॉल्व हुई, खासकर सेकेंड और थर्ड रेवोल्यूशन जिसकी मैंने आपसे बात की, अकादमी क्रांतियां, दिल्ली केंद्रित इतिहास से भारत को न समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। इसके क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर की तीसरी जो विधा, मेथोडोलॉजी जिसको कहा जाता है, वो अपनाई कि इट विल नॉट बी ए दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री। दिल्ली इज द क्रिएशन ऑफ द रीजन, रीजन्स आर नॉट द क्रिएशन ऑफ द दिल्ली। और चौथी चीज जिसने भारी नुकसान किया, जिसके चलते ये चर्चाएं करनी पड़ रही हैं, वह भारी नुकसान है डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ भारत इनटू एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। इसका
दुष्परिणाम क्या हुआ? सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को अगर समाप्त करना है, कि आप अपनी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को समझे ही नहीं, तो आप इसको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न कर दीजिए। इसलिए तीसरी चौथी चीज जो हम लोगों ने की कि हम अब प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक जैसे शब्द का प्रयोग भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम में बंद कर दिया। और पांचवी चीज, द डे वी शिफ्ट the idea of understanding the history of Bharat from geopolitical to geocultural, everything will be solved automatically. जिस दिन हम जियोपॉलिटिकल से, जो कि 47 के बाद की देन है, कि भारत के इतिहास को भू राजनीतिक इतिहास के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण, दैट डीमिस्टिफाइज भारत। हमें किसी झगड़े की जरूरत नहीं, किसी बहस की जरूरत नहीं है। यू जस्ट शिफ्ट द मेथोडोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ भारत फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टू जियोकल्चरल। जैसे आप वहां शिफ्ट करेंगे, तमाम समस्याओं से आप स्वतः बाहर निकल करके चले आते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर की जो बातें शुरू हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को लेकर के, उसके गौरवशाली इतिहास को लेकर के, उस क्षेत्र को अलग अलग समझने की अगर कोशिश करें, जो क्यूरिकुलम एंड कंटेंट की एक गाइडलाइन 2024 में हम लोगों ने दी, जिस कमेटी में मैं भी उसका हिस्सा था, उस क्यूरिकुलम गाइडलाइन कंटेंट में अगर आप नॉर्थ ईस्ट के चैप्टर को, सेशन को उठा करके देखेंगे, तो माइन्यूटेस्ट डिस्कशंस नॉर्थ ईस्ट के बारे में किए गए हैं, रीजन बाय रीजन, जिसके बारे में हमारे अध्येताओं को जानकारी नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि विखंडित भारत की प्रस्तुति ज्यादा बेहतर थी बनस्पत भारत के। और वो विखंडित भारत और ब्रेकिंग इंडिया की जो प्रोसेस है, it is still funded methodologically, objectively, it is still practiced, and people who are deeply associated with the things, they know from where it is being practiced and what are the issues and what are the challenges. अकादमी जगत में प्रत्युत्तर इसी तरीके से दिए जाते हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन गलती है उनकी ओरिएंटेशन की, या किसी की ऑब्जेक्टिविटी की, या किसी के अपने लार्जर इंटरेस्ट की। उनको 3 कैटेगरीज में बात करके देख सकते हैं। जिसलिए नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में इस संगोष्ठी में होने वाली जो वार्ताएं हैं, मुझे लगता है कि ये संगोष्ठी एक नई कोई ना कोई दिशा अवश्य देगी। और दूसरा, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि संगोष्ठियों को लेकर के थोड़ा मैं सचेत ज्यादा रहता हूं कि आप इसकी एक बेहतरीन प्रोसीडिंग कलेक्टेड वर्क्स की सिर्फ उन लोगों को रखें जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। बाकी आप एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन में रखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आईएएस निकालेगा, वो आपके मार्फत कंट्रीब्यूशन होगा आईएएस का भी। और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और कल के लिए पुनः निमंत्रित करता हूं। खासकर एक यहाँ प्रथा है कि जो प्रतिभागी आते हैं सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में, हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास जमा होता है, एक डायरेक्टर्स लंच या डिनर उनकी ओर से उनके लिए, उनके सम्मान में आयोजित होता है। तो कल आप सभी के सम्मान में डायरेक्टर्स लंच का आयोजन है। उस अंत्योदय कार्यक्रम के पश्चात आप सभी कृपया उसमें भी अपनी उपस्थिति करें। और खासकर आप लोगों को अगर मौका मिले तो हमारे जो सीनियर फेलोज हैं, नेशनल फेलोज, टैगोर फेलोज, उनसे ज़रूर इंटरेक्ट करें। दे आर वंडरफुल इंटेलेक्चुअल्स, बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलेंगे। मैं लाभान्वित हो रहा हूँ उनसे लगातार इंटरेक्ट करके, उनसे सीखने को मुझे बहुत मिल रहा है। आप लोग भी अगर उनसे मिलें, इंटरेक्ट करें, जाना आपको उनके पास पड़ेगा, तो वो आपके लिए बेहतरीन अनुभव होगा। आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रोफेसर
चतुर्वेदी जी, आपने अध्यक्षीय भाषण में जिस सुविचारित तरीके से आज के विषय को का निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किया, वो हम सभी के लिए अत्यंत मूल्यवान है और आपके मार्गदर्शन से निश्चय ही इस विषय पर हमारे चिंतन को और बल मिला है। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन करने का समय है, तो मैं भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के सचिव श्री मेहरचंद नेगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सब जगह आपको दिखाने देंगे। सभी को सादर नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्घाटन सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं संस्थान की ओर से आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शांतनु कुमार सवाई, कुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय गंगोत्री का हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आपके उद्बोधन ने इस संगोष्ठी की शैक्षिक गरिमा को और ऊंचाई प्रदान की है। मैं हमारे विशेष भी वक्ता प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर गहनता और प्रासंगिकता पर हमारे दृष्टिकोण को और समृद्ध किया। मैं इस सत्र के अध्यक्ष एवं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो कि अपने बहुमूल्य सुझाव एवं परिकल्पना से हमें समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। मैं इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी के भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश भर से प्रतिभागियों को आमंत्रित करके इस महत्वपूर्ण विषय को पर विचार विमर्श के लिए एक सार्थक मंच प्रदान किया। मैं संगोष्ठी के सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूं, जो संगोष्ठी में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से फिजिकली और वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभाकार में उससे सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, टैगोर अध्यक्ष, सह अध्यक्ष तथा अधिकारीगण का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उनकी उपस्थिति एवं सहभागिता इस संगोष्ठी को वास्तविक शक्ति है। इस संगोष्ठी का आधार जिस संकल्पना पत्र में निहित है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी अत्यंत विविधतापूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की लगभग 200 जनजातियाँ अपनी स्वतंत्र भाषा, लोक विश्वास, रीतियाँ और ज्ञान प्रणालियों के साथ भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर का हिस्सा है। आज जब अनेक भाषाएं विप्लुत के कगार पर है और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली उपेक्षा का शिकार हो रही है, तब यह संगोष्ठी एक व्यवहारिक सेतु का कार्य करेगी। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस प्रकार लोक परंपराएं, लोकगीत, मित्र, आख्यान, मौखिक साहित्य, लोक नाट्य भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई प्रदान करते हैं। निश्चित ही यह संगोष्ठी हमें पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का अवसर प्रदान करेगी। मैं इस संगोष्ठी में हमारे साथ देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले 3 दिनों में आप सभी महत्वपूर्ण विषय पर विचारों का सार्थक आदान प्रदान करेंगे। संस्थान इस संगोष्ठी की कार्यवाही प्रकाशित करेगा। मुझे आशा है कि संयोजक सभी पत्रिकाओं से समय पर शोध पत्र प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपके लिए यह संगोष्ठी एक स्मरणीय अनुभव सिद्ध होगी। मैं भारतीय उच्च संस्थान के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी के प्रति अपने गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। अब आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ उद्घाटन सत्र की औपचारिक कार्रवाई समाप्त होती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आप सभी बाहर जलपान और समूह चित्र के लिए सादर आमंत्रित हैं। इसके उपरांत कोर अकादमिक सत्र शुरू होंगे। धन्यवाद। हाँ ये बोल ये रखवा दें साहब।